Hello everyone, a very good evening to all of you. This is Devashish Pandey and welcome you all to Prime Time with Devashish on our channel जिसका नाम है Judiciary World, a one-stop solution to cater all the needs of the judicial aspirant. और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जिसको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं. आपने न्यूज आइटम्स में, न्यूज आर्टिकल्स में, सोशल मीडिया में इस न्यूज को सुना होगा दैट अनमैरिड वुमेन हैव गॉट अ राइट ऑफ अबॉर्शन और द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इसके बारे में आपने बहुत सारी न्यूज या कुछ चीजें सुनी होंगी. इस सेशन का ऑब्जेक्ट है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो लॉ हमारे देश में एग्जिस्ट कर रहा था उसको समझना और किस प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन के आधार पे ये कंक्लूजन निकल के आया है वो आपके सामने लाना एक बेटर अप्रोच के लिए जो जुडिशियल एस्पिरेंट या लॉ पढ़ने वाले किसी भी इंसान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. तो चलिए शुरू करते हैं इस केस के बारे में. केस का नाम आपको बता दूं, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली. 3 जजेस बेंच था, ऑनरेबल जजेस के नाम लिखे हुए हैं यहां पे. क्या था केस? सबसे पहले इसको लूजली समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली ब्रॉट अस टू दिस जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. सिंपल था, द केस अरोज व्हेन अ 25-year-old अनमैरिड वुमन, 25-year-old unmarried woman approached the Delhi High Court seeking the termination of her pregnancy of 23 weeks and 5 days. अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि हमारे देश में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए क्या क्या प्रावधान है, कितने वीक्स तक कैसे टर्मिनेट हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे. एक बार रफली केस के फैक्ट्स को समझते हैं ताकि आपको प्रोविजंस को लगाने में आसानी हो. तो कहने का मतलब एक महिला थी 25 years old अनमैरिड वुमेन जिसकी प्रेगनेंसी 23 वीक्स और 5 डेज की हो चुकी थी और उसने दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच किया रिगार्डिंग हर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. व्हाट द रीजन ऑफ द प्रेगनेंसी और या टर्मिनेशन का जो रीजन था वो क्या था सुनिएगा. शी सेड दैट हर प्रेगनेंसी अरोज आउट ऑफ अ कंसेंचुअल रिलेशनशिप. हाउएवर शी कुड नॉट गिव बर्थ टू द चाइल्ड as she was an unmarried woman and her partner had refused to marry her. So the ground taken why she wanted to terminate the pregnancy was that she was an unmarried woman and her partner has refused to marry her and this was a consensual relationship out of which this pregnancy came out. ठीक है, तो अ डिवीजन बेंच ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूज टू प्रोवाइड हर इंटरिम रिलीफ कि सर ये नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक हमारा जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था वो मैरिड वुमेन के कंटेक्स्ट में ही बात कर रहा था. अभी हम प्रोविजंस को भी देखेंगे, बट जनरली कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया. उसके बाद द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द अनमैरिड वुमेन हुज प्रेगनेंसी अरोज आउट ऑफ अ कंसेंचुअल रिलेशनशिप वाज नॉट कवर्ड by any of the clauses under the medical termination of pregnancy rules 2003. Further, she approached the Supreme Court where the Supreme Court has passed an interim orders allowing her to abort her pregnancy subject to the medical board constituted by AIIMS Delhi and extra. तो कहने का सिंपल मतलब यहां तक ये निकल के आता है कि एक विमेन थी 25-year-old, ये मेजर थी, 23 वीक्स 5 डेज की प्रेगनेंसी थी और वो अनमैरिड वुमेन थी, कंसेंचुअल रिलेशनशिप थी और अब उसके पार्टनर ने मैरी करने से मना कर दिया था. इस वजह से वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती थी. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का ये मानना था कि हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो अनमैरिड वुमेन्स के कंसिडरेशन में नहीं लेता है, वो सिर्फ मैरिड वुमेन्स की बात करता है. इसलिए ये प्रेगनेंसी अलाउड नहीं. अब एक बार देखते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या कहता है. देखो, मैं आपको लूजली अगर समझाऊं तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो 3 स्टेजेस पे प्रेगनेंसी अलाउड है. अभी हम इसको पढ़ेंगे भी, बट अगर इसको लूजली समझें तो पहला है विद इन 12 वीक्स. विद इन 12 वीक्स में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन के आधार पर आपकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है. दिस इज विद इन 12 वीक्स. अगर 12 to 20 वीक्स है, विद इन 20 कह सकते हो या इसको 12 to 20 बोलते हैं, 12 to 20 वीक्स है, इन दैट केस यू रिक्वायर द ओपिनियन ऑफ एटलीस्ट 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और भी कुछ एडिशनल चीजें हैं जिनको हम पढ़ेंगे. उसके बाद ये दोनों चीजें जो हैं ये आपके सेक्शन नंबर 3 में दी हुई हैं कि अगर प्रेगनेंसी विद इन 12 वीक्स है या 12 to 20 वीक्स है तो किस तरीके से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल. इसके साथ में एक और सेक्शन आता है जिसके बारे में यहां पे भी बात करी गई है, वो है सेक्शन 3B, जो बात करता है
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टिल और अप टू 24 वीक्स, 24 वीक्स अप टू 24 वीक्स। ये एक अलग प्रावधान है जो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में 24 वीक्स तक टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल प्रेगनेंसी ऑफ विमेन अलाउ करता है। तो अब बात आई सर, अपन ने देखा पिछले अभी केस में देखा उसकी जो विमेन थी उनका जो टाइम पीरियड था प्रेगनेंसी का वो 23 वीक्स एंड 5 डेज था। सो दैट मींस शी वाज वेरी मच अंडर द 24 वीक स्लॉट। उसके लिए अलग प्रावधान है, लेकिन वो जनरली जो हमारा लॉ था वो मैरिड वुमेन के लिए था और उसको चेंज किया गया। अब एक बार इसको पढ़ते हैं, सेक्शन 3। ये बात समझ में आ गई ना आपको? तो इस बात के आधार पे अगर हम सेक्शन 3 को देखें तो सेक्शन 3 क्या बोलता है? व्हेन प्रेगनेंसीज मे बी टर्मिनेटेड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, notwithstanding anything contained in IPC, a registered medical practitioner shall not be guilty of any offense under the code or any other law for the time being in force if any pregnancy is terminated by him in accordance with the provisions of this act। ये एक सिंपल सेविंग्स क्लॉज है कि कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर इन अकॉर्डेंस विद द कोड कोई भी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कराते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन कराते हैं, सो दैट इज वेरी मच वैलिड, ही विल नॉट बी कल्पेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड। क्लॉज 2 समझते हैं। क्लॉज 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 2 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 a pregnancy may be terminated by a registered medical practitioner A where the length of the pregnancy does not exceeds 12 weeks। तो ये हमारा फर्स्ट वाला सिनेरियो हो गया कि 12 वीक से कम है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। वेयर द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एक्सीड्स 12 वीक्स बट डज नॉट एक्सीड्स 20 वीक्स, then you need 2 registered medical practitioners of the opinion formed। और इसमें कुछ एडिशनल चीजें दी हुई हैं that उनकी जो ओपिनियन है वो इस बात पे निर्भर करनी चाहिए 2 registered medical practitioners की, that the continuation of pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or grave injury to her physical or mental health, or there is a substantial risk that if the child were born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to seriously handicapped। ठीक है, ये थे 2 प्रोविजन। तो मेरा कहने का मतलब है सेक्शन 3 को जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो 12 वीक्स के अंदर सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पॉसिबल है, और अगर 12 to 20 वीक्स है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्लस उन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे उनको ये दोनों बातें भी कंसीडर करनी पड़ेंगी। either of the two has to be considered while the medical termination of pregnancy has taken place। अब इसके साथ 2 एक्सप्लेनेशन लगे हुए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है where any pregnancy is alleged by the pregnant woman to have caused by rape, the anguish caused to such pregnancy shall be presumed to constitute grave injury to the mental health of the प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब जब यहाँ पे फिजिकल और मेंटल हेल्थ वर्ड यूज है ना, ये जो मेंटल हेल्थ, तो वो बोलना बस इतना चाह रहे हैं एक्सप्लेनेशन में कि अगर रेप हुआ है किसी भी तरीके से तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्टेड है। दूसरा एक्सप्लेनेशन 2 अगर आप देखते हैं, वेयर एनी प्रेगनेंसी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एनी डिवाइस or method used by any married woman or her husband for the purpose of limiting the number of children, the anguish caused by such unwanted pregnancy may be presumed to constitute a grave injury to the medical health of the pregnant woman। ये क्या कह रहा है? ये भी प्रिजम्पशन है मेंटल हेल्थ का, जो ये कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स यूज की गई हैं उसके बाद ये प्रिजम्पशन था कि चाइल्ड नहीं बॉर्न होगा, लेकिन उसके बाद भी हो जाता है तो ये प्रिजम्पशन होगा दैट इट इज अ डायरेक्ट इफेक्ट on the mental health। This is a direct effect on the mental health। ये 2 प्रावधान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात ये हुई थी, ध्यान से सुनना, यहां पे जो एक्सप्लेनेशन 2 है इसने लिखा हुआ है एनी मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड। 2021 के अमेंडमेंट एक्ट से ये ऑफर हस्बैंड जो है वो चेंज होके हर पार्टनर हो गया था। क्या हो गया था? हर पार्टनर हो गया था। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेकेंड, ये देखिए 2021 के अमेंडमेंट एक्ट से ये जो एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एनी डिवाइस, ये एक्सप्लेनेशन 2 है, वुमेन और हर पार्टनर, तो यहां पे ये चेंज होके पार्टनर हो गया है 2021 के अमेंडमेंट एक्ट से। तो यही एक इंस्ट्रूमेंटल लाइन थी जिसके आधार पे ये जजमेंट दिया गया। अभी और आगे समझते हैं।
इसके बाद क्या हो गया, ये सब चीजें आपके लिए इस केस के लिए रिलेवेंट नहीं है, आप चाहना तो पढ़ लेना। यहां पे एक और चीज आती है, इसको आप ध्यान से समझो। 3B मैंने आपको बताया था, उन चीजों की बातें में बात करता है, विमेन एलिजिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स। जो थर्ड क्लॉज मैंने बताया था, 12 से कम, ठीक है, 12 से 20 और अप टू 24, तो अप टू 24 वीक्स तक अगर प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन होना है तो कौन सी ऐसे विमेन हैं जो एलिजिबल हैं 24 वीक्स तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के, उनकी एक लिस्ट दी हुई है। सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट, माइनर्स, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, और यहां पे विडोहुड एंड डिवोर्स लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वाले क्लॉज को इन्वोक करके कहा कि अनमैरिड वुमेन का भी जो मैरिटल स्टेटस नहीं है, लेकिन उसका जो स्टेटस अपने पार्टनर के साथ था एट द टाइम ऑफ द कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो अब चेंज हो गया है। तो कैटेगोरिकली उन्होंने कहा ये जो लॉ है ये पूरा इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि मैरिड वुमेन के जो प्रेगनेंसी के राइट हैं उनको आप कैसे कंजर्व कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप मैरिड और अनमैरिड वुमेन में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो ये डायरेक्टली एक अनमैरिड वुमेन का आर्टिकल 14 का वॉयलेटिव है। और जब हम इस वॉयलेशन को कंसिडर करते हैं तो जिस तरीके से ये प्रोविजंस मैरिड वुमेन पे लगते हैं तो इसी तरीके से ये प्रोविजंस अनमैरिड वुमेन पे भी लगेंगे, वरना उनका आर्टिकल 14 वॉयलेट हो जाएगा। तो यहां पे पढ़िए, अब आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखते हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि 3 तरह की प्रेगनेंसी, 3 टाइम्स पे प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो सकती है, अप टू 12 वीक्स, 12 टू 20, 20 टू 24। अब बात यहां पे आती है 24 की जो प्रोटेक्शन है वो कुछ स्पेसिफिक लोगों को दी गई है, उसमें चेंज इन मैरिटल स्टेटस था। तो यहां पे भी जो रिलेशनशिप स्टेटस था लड़की का वो चेंज हुआ है और इसलिए उन्होंने उसको कंसिडर किया। अब एक बार पढ़ते हैं। If Rule 3B, the court ruled that unmarried women are also entitled to seek abortion of pregnancy in the terms of 20 to 24 weeks arising out of consensual relationship. अब देखो यहां पे if Rule 3B clause C जिसकी हमने बात करी थी is understood as only for married women, it would perpetuate to the stereotype that only married women indulge into a sexual activity. ये मेन लाइन थी जजमेंट की जो दी गई कि अगर हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि 3B क्लॉज C जो है वो सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए है तो हम इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि ओनली मैरिड वुमेन कैन एंटर इन अ सेक्सुअल एक्टिविटी। उन्होंने क्या कहा, इट वुड perpetuate to the stereotype that only married women indulge in sexual activities. This is not constitutionally sustainable. The artificial distinction between married and unmarried women cannot be sustained. Women must have autonomy to have free exercise of these rights. The right of reproductive autonomy give an unmarried woman similar right as married women. तो उन्होंने बस यही समझाया, बेसिक जो क्रक्स था इस जजमेंट का, कि अगर आप मैरिड वुमेन को के कंटेक्स्ट में इस पूरे लॉ को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको यह समझना है कि आप एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हो कि अनमैरिड वुमेन जो है वो किसी भी तरीके की सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं पड़ सकती, बट उसका वो राइट है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी चीजें एक मैरिड वुमेन के लिए अवेलेबल है वो एक अनमैरिड वुमेन के लिए भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, क्या लिखा, द राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी गिवन टू एन अनमैरिड वुमेन इज सिमिलर एज टू अ मैरिड वुमेन। ये इन्होंने समझाया। इसके बाद इन्होंने एक और चीज करी जो थोड़ी सी अलग है, नई है, और जो अपने अभी जजमेंट आने वाला है मैरिटल रेप की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या उससे रिलेटेड जो भी अपने देश में चल रहा है उसको थोड़ा सा ये फोर्स देगा। इस बात को समझना। क्या बोल रहे हैं, फर्दर इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट द मीनिंग ऑफ रेप must be held to include marital rape for the purpose of medical termination of pregnancy act and rules. कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि जब हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो हम जहां पे भी रेप को कंसीडर कर रहे थे 3B में विक्टिम ऑफ रेप की बात कर रहे थे हम, वैसे ही मैरिटल रेप को भी कंसीडर किया जाएगा। उन्होंने कहा यहां पे हम आईपीसी की बात नहीं कर रहे हैं या कोई और ऑफेंस या किसी चीज को नहीं बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम ये बोल रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ MTP, फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट
अगर मैरिटल रेप भी हुआ है तो उसको एज अ रेप सर्वाइवर मान के उसकी प्रेगनेंसी के जो प्रोटेक्शन एक रेप सर्वाइवर को दी जाती है, वही प्रोटेक्शन मैरिटल रेप की विक्टिम को भी दी जाएगी। Married women may also form the part of the class of survivors of sexual assault or rape. The ordinary meaning of the word rape is sexual intercourse with a person without the consent. देखो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की मैरिटल रेप की जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको सब्सटैंशिएट करेगी। वर्ड्स पढ़ना, आप क्या लिखना चाह रहे हैं? The ordinary meaning of the word rape is sexual intercourse with a person without consent or against her will, regardless of whether such forced intercourse is in the context of matrimony. A woman may become pregnant as a result of non-consensual sexual intercourse performed upon her by her husband. तो इन्होंने कहा मैरिटल रेप को पूरा उन्होंने डिफाइन नहीं किया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट यस विद रेफरेंस टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मैरिटल रेप विल आल्सो बी कंसिडर्ड अ ग्राउंड एज अ रेप सर्वाइवर। एज अ रेप सर्वाइवर उसको कंसिडर किया जाएगा। द कोर्ट आल्सो हेड दैट वुमेन need not to prove the commission of rape or sexual assault to seek termination of pregnancy under the MTP Act. ये भी एक बात है जिसको थोड़ा सा डिटेल में अभी इसमें आगे बात जाएगी, बट ये सिर्फ और सिर्फ अभी एमटीपी एक्ट के कंटेक्स्ट में है, बाकी लॉस को अभी इसमें टच नहीं किया गया है और क्लियरली बोला गया है दिस इज ओनली विद रेफरेंस टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और फन फैक्ट है, इट इज टू बी नोटेड दैट दिस जजमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन द इंटरनेशनल सेफ एबॉर्शन डे। फन फैक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, कहने का मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ऐसे ही याद रहेगी, ठीक है। सो दैट वाज द डिस्कशन ऑन द recent judgment of the Honorable Supreme Court. I believe it is a very welcome step और ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है उन विमेन की प्रोटेक्शन के लिए जो अनमैरिड हैं लेकिन किसी भी सिचुएशन की वजह से उनको अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है। सो दैट इज अ वेरी वंडरफुल जजमेंट। ऑब्वियसली हमारे ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी थे इसमें, और आपके ऑनरेबल जस्टिस AS बोपन्ना जी थे, ऑनरेबल जस्टिस P पार्डीवाला जी थे। ये 3 जजेस बेंच ने ये जजमेंट दिया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप भी अपनी राय इसमें जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको जुडिशरी के कोई भी कोर्सेज के बारे में डिटेल्ड पढ़ाई करनी है तो हमारा अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शंस हैं उस पर 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं DPJ10, इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दिस 20% ऑफ इज वैलिड टिल ओनली 30th सितंबर। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप दिस मेड सेंस and it was easy for you to understand. Thank you so much. Bye bye everyone. Jai Hind.